गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 6 से, और जो चैप्टर का नाम है वो है पार्कों में जल अवशोषण व रसायन। इससे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन किया था आपसे जल विभव के बारे में कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली है और अर्धपारगम्य झिल्ली के अकॉर्डिंग वहाँ जल विभव की मात्रा आपको ज्ञात करनी थी। तो वहां पर मैंने साइन एस की वैल्यू दी थी आपको और साइन पी की दी थी। साइन एस की वैल्यू है -40 बार और साइन पी की है -10 बार। इस सूत्र में रखोगे साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। तो इसका मान दिया था -40, इसका -10, कुल कितना हो गया है -50 बार। तो उसका राइट आंसर है -50 बार। ठीक है। और अब टॉपिक है अपना आज का कि पार्कों में जल अवशोषण करने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले है कि पार्कों में जो वर्षा जल है, जो वर्षा जल आता है, वर्षा जल नीचे आएगा, वो बहकर एक नदी तालाब में चला जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। और अगर हल्की वर्षा होती है तो जल है वो कहाँ चला जाता है, मृदा में चला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं, जो पार्कों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। और पार्कों को आसानी से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, केसी का जल। कौन सा होता है, केसी का जल। तो वर्षा जल है वो बहकर नदी तालाब इनमें जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। और हल्की जो वर्षा होती है, जो मिट्टी में पानी चला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। फिर पार्कों को आसानी से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, केसी का जल। इससे इसको पादप आसानी से क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब पार्कों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो जल अवशोषण करते हैं। तो सबसे पहले है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पादप के आपको 5 भाग बांटे थे हमने वहां पर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा है उसका शरीर है, यानी इस जो थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं उनका शरीर क्या कहलाता है, सुकाय या थैलस, अर्थात जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो जल का अवशोषण संपूर्ण सतह के द्वारा, इन पार्कों के द्वारा कर लिया जाता है। तो थैलोफाइटा के जो सदस्य हैं उनमें जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, संपूर्ण सतह के द्वारा। ठीक है। इसी प्रकार ब्रायोफाइटा है, इसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास के द्वारा होता है। मूल के समान संरचनाएं पाई जाती है धागेनुमा, उसे अपन क्या कहते हैं, मूलाभास। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास के द्वारा ब्रायोफाइटा के सदस्य क्या करते हैं, जल का अवशोषण। तो थैलोफाइटा कौन कर रहा है, पूरी सतह। ब्रायोफाइटा के लिए एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास। इसी प्रकार टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तीनों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। इसके अलावा लाइकेन है। लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को अपन क्या कहते हैं, लाइकेन। उनमें विशेष संरचना होती है जो क्या काम करती है, जल का अवशोषण, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, राइजिन्स। क्या कहते हैं, राइजिन्स। इस पे बाद में अपन पढ़ेंगे मूल की संरचना के पार्ट। हाँ, अब देखिए यहां पर मूल के भाग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि मूल जल का अवशोषण करता है, उसमें मूल होते। तो हमने पढ़ा था प्लांट के आधार पर कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट ब्रायोफाइटा है, इसमें थैलस के द्वारा या पूरे शरीर के द्वारा। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूलाभास के द्वारा।
उसके बाद में टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में मूल रोम के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है, मूल द्वारा किया जाता है। तो मूल का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, तो मूल की संरचना के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए मूल के प्रमुख दो भाग होते हैं, एक तो कौन क्षेत्र होता है, तरुण क्षेत्र, दूसरा कौन सा होता है, परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र है, इसका मुख्य कार्य होता है जल अवशोषण का। क्या होता है, जल अवशोषण का कार्य होता है। जबकि परिपक्व क्षेत्र होता है, उस पर सुबेरिन और लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव, और दोनों को जमाव होने के कारण ये जो होती है सेल्स, ये जल के प्रति क्या हो जाती है, अपारगम्य, अर्थात इससे जल अवशोषण बिल्कुल नहीं होगा या बिल्कुल कम होता है। इस बात से परिपक्व क्षेत्र से जल का अवशोषण बिल्कुल कम या नहीं होता है। अब जो तरुण क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है। यानी मूल की संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कितने भाग करते हैं, 5 भाग। पहला, सबसे पहले है मूल को, जो जूनियर ने पढ़ा था आपने, मूल को। तो मूल, ये मूल है, मूल के शीर्ष भाग पर टोपीनुमा संरचना, यानी ये संरचना है, ये इसे क्या कहते हैं अपन, मूल गोप कहते हैं। या आप कहेंगे मूल के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। क्या बोलोगे आप, शीर्ष भाग पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मूल शीर्ष पर स्थित, यानी यहाँ पर जो कोशिका होती है, ये मूल शीर्ष है, यहाँ पर स्थित कोशिका है, उसकी सुरक्षा का कार्य। तो यहाँ पर शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। काम, मूल शीर्ष पर स्थित जो कोशिका है उसकी क्या काम करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, मूल शीर्ष। अब मूल शीर्ष कौन सा भाग होता है, मूल गोप, ये भाग कौन सा है, मूल गोप का भाग। मूल गोप के ठीक पीछे स्थित, यानी ये भाग मूल गोप के ठीक पीछे का भाग है, वो क्या कहलाता है, मूल शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल शीर्ष। और अपन ये भी कह सकते हैं इसमें विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, या इस क्षेत्र में, मूल क्षेत्र में विशेष विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। इस कारण इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, विभजोतक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभजोतक, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता क्या होती है, अधिक, और जो मूल की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। दोबारा देखिए, मूल शीर्ष तो क्या बताओगे, मूल गोप के ठीक पीछे स्थित जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मूल शीर्ष कहते हैं। और मूल शीर्ष में जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है। इस कारण इसे विभजोतक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, नंबर तीसरा है डिकीकरण क्षेत्र। डिकीकरण क्षेत्र तो क्या होता है, ये भाग हो गया विभजोतक या मूल शीर्ष, इसके ठीक पीछे लंबाई में स्थित, यानी जो कोशिका है केवल किसमें वृद्धि करती है, लंबाई में वृद्धि अधिक करती है। इसे, इस क्षेत्र को अपन कौन सा बोलेंगे, डिकीकरण क्षेत्र। क्या कहते हैं, डिकीकरण क्षेत्र। तो आप ये कह सकते हो मूल शीर्ष के ठीक पीछे स्थित भाग को जो लंबाई में वृद्धि करता है क्या कहलाता है, डिकीकरण। तो देखिए दोबारा, सबसे शीर्ष भाग पर मूल शीर्ष, इसके ठीक पीछे, सॉरी यहाँ पर शीर्ष भाग पर मूल गोप, इसके ठीक पीछे मूल शीर्ष, और इसके पीछे कौन क्षेत्र होता है, डिकीकरण क्षेत्र पाया जाता है, जो लंबाई में वृद्धि करता है। फिर मूल रोम, तो क्षेत्र कौन सा है, मूल रोम। तो मूल रोम क्षेत्र होता है, ये डिकीकरण क्षेत्र के पीछे, यानी ये भाग है, यहाँ पर ये क्या पाए जा रहे हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो डिकीकरण क्षेत्र के पीछे में धागेनुमा अतिवर्ती पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल रोम। और ये क्या काम करते हैं, जल का अवशोषण। तो पार्को में जड़ों पर कौन पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, जल का अवशोषण का कार्य। तो कभी पूछे आपको कि पार्को में जल अवशोषण कौन कर रहा है, तो मूल रोम। कहाँ पाए जाते हैं, डिकीकरण क्षेत्र के पीछे स्थित क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं।
फिर परिपक्वन चक्र, परिपक्वन चक्र होता है जिसमें विभाजन की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है और उनकी कोशिकाओं पर सुबेरिन और लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव, और जो जल के प्रति क्या होता है, अपारगमन। और अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर जल का अवशोषण बिल्कुल कम या नहीं होता है। ठीक है, तो आज आपने टॉपिक में पढ़ा है सबसे पहले पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद में आपने बताया पादपों को सुगमता से प्राप्त जल होता है केशिका जल। उसके बाद में पढ़ा है मूल की संरचना, दो क्षेत्र है, तरुण क्षेत्र, दूसरा कौन सा है, परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, तरुण क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, जल अवशोषण, यानी प्लांट जो है उसमें जो मूल है उसमें तरुण क्षेत्र है वो क्या कार्य करता है, जल के अवशोषण का कार्य करता है। फिर इसके दूसरा क्षेत्र परिपक्वन क्षेत्र, सुबेरिन और लिग्निन का जमा हो जाता है, इसके प्रति क्या जल के प्रति क्या हो जाएगा, अपारगमन। अब मूल के भाग है 5 है, मूल को मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। मूल को टोपीनुमा संरचना, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, मूल को। जो मूल शीर्ष में स्थित छोटी कोशिका है उनकी क्या करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है मूल शीर्ष, तो मूल गोप के ठीक पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, मूल शीर्ष। ये कोशिका भी मूल की में वृद्धि का कार्य करती है और इसमें विभाजन की क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक। और लंबाई में वृद्धि कौन क्षेत्र करता है, दीर्घीकरण क्षेत्र, क्योंकि इसकी लंबाई है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करती है अधिक। अपन ये कह सकते हैं विभाजन के ठीक पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, दीर्घीकरण। और दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे अतिवृद्धि पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, मूलरोम, जो क्या कार्य करते हैं, जल का अवशोषण। और परिपक्वन क्षेत्र है वही सुबेरिन और लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव, जिसके कारण जल के प्रति क्या होता है, अपारगमन, जिससे जल या तो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अवशोषण नहीं करेगा, या बिल्कुल कम। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है पादपों को आसानी से कौन सा जल प्राप्त होता है। इसको आपको कमेंट करना है सभी को, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।